हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको श्री रामचंद्र शुक्ल जी का जो कोटेशन है ना, वो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपका करा चुका है। और अब आज जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो आदिकाल से है। तो आदिकाल के बारे में शुक्ल जी का क्या राय था और उसके बाद कवियों के बारे में क्या राय था, जो हम आज देखने वाले हैं। तो आज शाम हो चुका है तो थोड़ा सा फेस क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस पे ना जाएं, फेस से कोई तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो देख लेते हैं हम कि आदिकाल के विचार में शुक्ल जी का मत क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। आदिकाल के बारे में बोल रहे हैं शुक्ल जी। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आदिकाल का समय सीमा शुक्ल जी ने क्या माना है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1050 से 1375 तक, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, ठीक है। उसके बाद जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। देख रहे हैं आप, ये सब जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे आए हुए हैं। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा क्या थी, तो शद्दुकरी थी। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि शुक्ल जी ने नाथों की भाषा को क्या कहा है। जैसे श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है, तो जैसे कबीर की भाषा को क्या कहा है, तो पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो वाणी के डिक्टेटर। ये कबीरदास के बारे में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये पूछता है कि नाथ पंथ के जोगियों की जो भाषा थी या कबीर की जो भाषा शुक्ल ने क्या बताई है, तो शद्दुकरी भाषा, ठीक है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा की काव्य भाषा है, ठीक है। जो सिद्धों की उद्धृत रचनाएं हैं ना, वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कही जा सकती है, शुक्ल जी ने बोला है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, ठीक है। सबसे पुराने कवि कौन है, तो सरह यानी सरप्पा, जो सिद्ध के प्रथम कवि माने जाते हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और शद्दुकरी भाषा भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासो मिलती है। तो वहाँ पे आ सकता है आपका कि शुक्ल जी ने वीर रस या वीर गीत का पुरानी पुस्तक किसे माना है, तो वहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शंस और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने किसे माना है वीर गीत का सबसे पुरानी पुस्तक, तो विशल देव रासो को, ठीक है। विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। देखिए यहीं से तो क्वेश्चन बनता है ना, वहाँ पे पूछता है ना कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसे माना है, किसने माना है, तो शुक्ल जी ने रसायन से रासो की उत्पत्ति माना है, ठीक है। विशल देव रासो में आए 1272 से अर्थात स्पष्ट अर्थ है कि 1212 है, तो 1272 उसमें आया है। तो इसका मतलब क्या है, तो 1212। विशल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। यानी ये घटनात्मक नहीं है, घटना के अनुसार नहीं है, ये वर्णनात्मक यानी वर्णन करने के हिसाब से उन्होंने बताया कि वर्णनात्मक है, ठीक है।
विशल देवरासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। तो विशल देवरासो रासो की भाषा कैसी है? तो राजस्थानी है, वो साहित्यिक नहीं है। ठीक है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। तो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप था वो क्या कहलाता था? डिंगल। ठीक है। चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये काफ़ी बार पूछी गई है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, और हिंदी के महाकवि कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। ठीक है। और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कई बार आ चुका है ये कोटेशन, ध्यान रखिएगा। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। तो विद्यापति को तो उन्होंने भक्त कवि नहीं माना है, श्रृंगार के कवि के रूप में उन्होंने विद्यापति को रखा है, श्रृंगारी कवि के रूप में। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। देख रहे हैं, जो मैं अभी बता रही थी वही है कि विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में उन्होंने रखा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ बोला था कि जो भक्त होते हैं वो देवी देवता जैसे कृष्ण और राधा का इस तरह श्रृंगार वर्णन नहीं करते हैं। उनमें भक्ति का कुछ तो प्रभाव रहेगा ना, पूरा के पूरे श्रृंगारी कविता उन्होंने जैसे की है, तो इसीलिए शुक्ल जी ने उनको श्रृंगारी कवि के दायरे में रखा है, भक्त कवि के रूप में उन्हें नहीं रखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण किया गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य वही आ गया। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। मोटे हिसाब से कब तक? तो महाराजा हमीर तक। ठीक है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ल जी कबीर के बारे में कह रहे हैं, और ये जो कोटेशन है ना, ये काफ़ी बार आ चुका है। जैसे तर्क में आप देख लीजिएगा, पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किसने कहा है, किसे कहा गया है। ठीक है। उसके बाद इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। ये कुतुबन कृत मृगावती के बारे में ये कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहद्दी यानी मोहनुद्दीन। ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कि मोहम्मद के जायसी के गुरु कौन थे। ठीक है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। ये भी पूछा जा चुका है। ये मैं जितने भी यहाँ कोटेशन लेके आई हूँ ना, वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ, नहीं, ये जितने भी कोटेशन है ना वो हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसे देख कर नहीं जाएँ। जैसे आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। आगे बढ़ते हैं। यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। कहाँ से? तो शेख नवी के बारे में ये बता रहे हैं। उसके बाद नूर मोहम्मद का जो अनुराग बांसुरी है उसके बारे में क्या कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। समाप्ति कहाँ मान रहा है? अखंडित परंपरा की। सूफी आख्यान का अखंडित जो परंपरा है उसका समाप्ति कहाँ माना है शुक्ल जी ने? तो
अनुराग बांसुरी, जो नूर मोहम्मद जी का अनुराग बांसुरी है, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि जो नूर मोहम्मद थे वो हिंदी में रचना किए थे। इससे क्या तो मुस्लिम उन पे उनका जो इस्लाम था उन पे भड़क गया था कि नहीं आप इस्लाम होके कैसे हिंदू रचना कर सकते हैं, तो उनका सबूत देना पड़ा था उनको। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस्लाम होके उन्होंने हिंदू रचना को महत्व दिया है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में, अच्छा ठीक है ये हो गया। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। शुक्ल जी क्या बोल रहे हैं कि इस परंपरा में यानी सूफी परंपरा में सिर्फ मुसलमान कवि हुए हैं और हिंदू एक ही कवि मिला है, और उनका नाम क्या है? सूरदास। ये सूरदास नहीं है, कृष्ण भक्त कवि सूरदास नहीं है, और एक सूरदास थे जिनके बारे में शुक्ल जी बोल रहे हैं। ठीक है। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। किसके बारे में? तो वल्लभाचार्य जी के बारे में कहा है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में क्या कहा है, तो 4-5 दे देगा आपको ऑप्शंस और उसमें से कूट लगाना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दसखान के बारे में बोल रहे हैं कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। कौन? रसखान। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। किन भक्तों का? तो कृष्ण भक्तों का, शुक्ल जी बोल रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। केशव दास को कहाँ पे? तो भक्ति काल में सम्मिलित किया है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। किसने? तो शुक्ल जी ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। ये भी पूछी जा चुकी है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं है, उपदेशक रूप में भी है। ये भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के साथ सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। सही बात है, रामचरितमानस हम सबके सामने पढ़ सकते हैं, और उनसे जब कभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा संकट आ जाता है, तो ऐसा मान्यता है कि नहीं, रामचरितमानस पढ़ने से या गीता भागवत पढ़ने से वो संकट काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। ऐसा मान्यता वर्षों से चली आ रही है, और आप लोग भी मेरे इस कथन को समझेंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब रामप्रसाद निरंजनी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो अब तक पाई गई पुस्तकों में यह, यानी भाषा योग वशिष्ठ, देख रहे हैं कैसे बोल रहे हैं कि यह, अब वहाँ पे दे देगा। अब किसके बारे में बोल रहे हैं ये तो पता ही नहीं, तो अब तक के पाई गई पुस्तकों में यह, यानी भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो सबसे पुराना गद्य कौन सा है? तो रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। किसका कथन है? तो शुक्ल जी का। ऐसे में बार बार क्या बोलूँ, आप जान रहे हैं कि मैंने सारा कोटेशन जो उठाया वो शुक्ल जी का ही है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। ठीक है। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है।
इंशाल्लाह खां के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दे देगा कि किसकी भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार थी, तो इंशाल्लाह खां। ठीक है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भार घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आ जाते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह खां के बारे में इन्होंने बताया है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। लक्ष्मण सिंह के बारे में। अब हरिश्चंद्र जी के बारे में क्या इन्होंने, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले गए, यानी ले आए। ठीक है। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। ठीक है। तो प्रेमघन में कैसा भाषा दिखाई पड़ता है, तो पुरानेपन का। ठीक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। ये कई बार पूछी गई है, हर बार कोई ना कोई एग्जाम में ये आ ही जाता है। ठीक है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। तो अंग्रेजी का मौलिक ढंग का उपन्यास कौन सा है, तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। ये भी काफ़ी बार पूछा गया और आज भी पूछा जा रहा है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन और नवीनतम का। ठीक है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। ये भी भारतेंदु जी के ही बारे में बोल रहे हैं शुक्ल जी। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता दिखाया। तो विस्तृत आलोचना का रास्ता किसने दिखाया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब उपन्यासकार के बारे में इन्होंने कहा है कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। तो आप जान रहे हैं कि उपन्यास लिखने में कितना समय लगता है, तो उस दृष्टि से शुक्ल जी बता रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कि दो चार कुछ लिख लेते हैं तो जैसे लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जो उपन्यासकार हैं वो इतना मोटा मोटा उपन्यास किस तरह लिख लेते थे और कितना सुरुचि ढंग से, कितना रुचि के साथ, जो आज भी हम पढ़ते हैं और कई एग्ज़ाम में लगाएगा। आपके ही यूजीसी नेट में उसे काफ़ी 5, 6, 7 या 10 उपन्यास लगभग लगाया गया है, तो आप जिसे देख रहे हैं तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद बाबू देवकी नंदन खत्री के बारे में क्या बोलते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। तो जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण यानी लोक प्रचलित, यानी सबके जो लोक जीवन था ना उसमें उनका प्रचलित हुआ था। ये बोल रहे हैं कि जो लोक जीवन था ना उसमें इनका उपन्यास जो था वो धूम मचा चुकी थी। कहाँ बोल रहे हैं, तो काशी में विशेषकर। ठीक है। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इसमें वे साहित्य कोटि में नहीं आते, साहित्य कोटि में नहीं आते क्योंकि ये जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ठीक है। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो
केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। अब पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती है। ठीक है, साहित्य कोटि में आती है, लेकिन किसका उपन्यास साहित्य कोटि में नहीं आता? तो देवकीनंदन खत्री का, जो अय्यारी तिलिस्मी के उपन्यास के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, हिंदी की पहली मौलिक कहानी। अब कहानी के बारे में देखते हैं। तो यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। तो हिंदी की पहली कहानी शुक्ल जी ने किसे माना है? तो इंदुमती को। ठीक है, इसके उपरांत उन्होंने 11 वर्ष का समय जो उनका अपना है। ठीक है, तो उन्होंने 11 वर्ष का समय जो खुद उनका कहानी है उसको दूसरा स्थान पर, तीसरे स्थान पे दुलाई बाई जो 2007 में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद निबंध के बारे में देखते हैं, उनका क्या धारणा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये भी कई बार आ चुका है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये भी आ चुका है। अब गुलेरी और उनकी कहानी जो काफ़ी फेमस है आज तक, जो देश विभाजन की समस्या पर उस टाइम लिखी गई थी और काफ़ी फेमस भी हुई, पहले भी थी और आज भी है और कल भी होगी। आचार्य शुक्ल जी का क्या कहना है इस कहानी के बारे में? तो उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है शुक्ल जी ने। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। देखिए कितना डीपली उन्होंने ये बात कही है कि उसका जो प्रेम रूप है वो अंदर से झांक रहा है, उसमें निर्लजता नहीं दिखाई गई है, वो स्वाभाविक प्रेम है। वो शुक्ल जी ने जो इसका वर्णन किया है कितना खतरनाक तरह से किया है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता, अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती। तो यहाँ से इस बार ही क्वेश्चन 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने खुद दिया है ये एग्ज़ाम 2021 में और मैं ये क्वेश्चन खुद बनाई थी, इसीलिए मुझे एग्जैक्ट याद आ गया, देख के ही क्वेश्चन यानी कोटेशन को आ गया था। इसकी घटना ही बोल रही है। तो ये हो गया। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? तो बातों का संग्रह है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। द्विवेदी जी के लेखकों पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। कैसे बोल रहे हैं? पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। उनके किनके बारे में? तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के बारे में बोल रहे हैं कि अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। ठीक है, इन पुस्तकों यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में बोल रहे हैं कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। देखिए एक तरह से व्यंग ही ये कर रहे हैं कि ये जो आलोचना लिख रहे हैं कि
एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला तक ही जाए और बस, और इससे आगे कुछ नहीं है। बस बात फैलाने का एक ढंग है जो वो लिखे हैं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठे खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, अब प्रसाद जी के बारे में क्या बता रहे हैं, प्रसाद जी और प्रेमी जी के बारे में। ठीक है, प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत ये पुस्तक किसकी है, या मिलान वाले प्रश्न में दे सकता है। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद के बारे में क्या लिखते हैं कि काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। गुप्त जी के बारे में, मैथिली चरण गुप्त के बारे में, वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। कौन? तो गुप्त जी। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाऊं जो 100% श्योर हो। और मैं उन्हीं पे वीडियो बना रही हूँ या आगे भी बनाऊँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं फालतू का आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि मैं फालतू का वीडियो बनाऊँ। तो मैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं वहीं से वीडियो लेकर आ रही हूँ और आऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।